विलियन से हैं, इनको हम देख लेते हैं 2 अंकों के प्रश्नों को। अब यहाँ पर प्रश्न है नॉर्मलता व्यक्त करने का सूत्र लिखिए। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसी के हिसाब से सूत्र बनेगा। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलता बराबर यहाँ हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और यहाँ पर गुणे 1000, क्योंकि लीटर को हम करेंगे तो वो 1000 उसमें बदल जाएगा मिलीलीटर में। फिर ये विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और विलियन का आयतन हम किस में ले रहे हैं, मिलीलीटर में। यदि यहाँ पर लीटर में लेंगे तो फिर यहाँ 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जनरली हम लोग ml में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ml लिखा है। तो इसको दूसरे तरह से आप लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और यहाँ पर गुणे 1000 और गुणे विलियन का आयतन। इस तरह से यहाँ पर ये नॉर्मलता का सूत्र बनेगा। अब हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है वांट हाफ घटक या फैक्टर क्या है, और इसको हम आई से लिखते हैं ना। वांट हाफ घटक का ये आई ये संकेत है, को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है। तो हमको यहाँ पर सूत्र लिखना है और सूत्र में आप यहाँ पर देखेंगे वांट हाफ घटक आई बराबर क्या है, अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान और बटे अणुसंख्यक गुण का गणना से प्राप्त मान। इसको हम क्या बोलेंगे, वांट हाफ घटक बोलेंगे। यही इसका निर्धारित करने वाला क्या है, सूत्र है। और यहाँ पर संगुणन या वियोजन का ना होना मान लें तब ये सूत्र हमको लगाना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न जो हमारे पास है, ये है NaOH के 4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलियन की मोलरता ज्ञात करिए। अब हमको मोलरता ज्ञात करना है, तो ये हमको क्या लिखना है, विलेय का ग्राम, विलेय का भार पहले से ग्राम प्रति लीटर में दिया है और विलेय का हमको क्या निकालना है, अणुभार। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि हमको अणुभार कैसे मिल गया है। तो यहाँ पर विलेय का भार तो हमको दिया है, विलेय का भार कितना दिया है, 4 ग्राम। तो यहाँ पर 4.0 हम लिख दिए हैं। अब हमको अणुभार चाहिए, तो यहाँ पर जो अणुभार होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और जो ऑक्सीजन का होता है ये 16 होता है, और सोडियम का जो होता है ये कितना होता है 23। यदि इन सभी को हम जोड़ दें तो जो इसका अणुभार हो गया ये कितना होता है 40। तो ये दिया नहीं रहेगा, इस सूत्र से आपको निकालना होगा। तो मोलरता को हम ये m लिख दिए हैं और 4.0/40 विलेय का अणुभार हो गया। यदि इसको भाग कर देंगे तो 4 से कटा ये बटे में 10 आ जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 0.1 मोल ग्राम प्रति मोल लीटर। इस तरह से इसका मान आ जाएगा। तो सिंपल सा है सवाल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको आप कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यदि NaOH की 2 ग्राम मात्रा 250 मिली विलियन में उपस्थित है तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले हमको जो दिया है वो देख लेते हैं। NaOH का तुल्यांकी द्रव्यमान अभी मैं बताया कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, ये इनका आणविक भार है। यदि सबको जोड़ दे तो ये कितना बना 40 ग्राम। फिर यहाँ पर विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 2 ग्राम, इसमें दिया ही है। फिर यहाँ पर विलियन का जो आयतन दिया है वो कितना दिया है 250 मिलीलीटर। अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, विलियन की नॉर्मलता। तो विलियन की नॉर्मलता का सूत्र देख लीजिए, सिंपल सा सूत्र है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 है, फिर विलायक का तुल्यांकी द्रव्यमान और विलियन का आयतन ml में। तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया, इसमें दिया है ये 2 ग्राम, तो मैं यहाँ पर 2 ग्राम लिख दिया। फिर गुणे 1000 है यहाँ सूत्र में, तो 1000 लिख दिए। फिर यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, ये तुल्यांकी द्रव्यमान ये 40 है, तो यहाँ पर 40 लिख दिए। फिर इसका ml में आयतन कितना है 250 ml, तो 250 ml लिख दिए। यहाँ से आप काट देंगे तो देखिए ये जो है 4 बार में चला जाएगा। अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो ये 10 आएगा, 10 में भाग करेंगे तो 0.2 n लिखेंगे। नॉर्मलता निकालते हैं तो उसमें n लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसको हल करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करिए। दोनों में क्या अंतर होता है इसको आपको समझना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इन दोनों के अंतर को, और इसको समझते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या होता है।
तो थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ताकि ये आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो समझिए यहाँ पर अंतर मोलरता और मोललता में, सॉरी, तो देखिए मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं और मोललता में हम विलायक के द्रव्यमान पर। यहाँ पर ये विलयन होता है और यहाँ पर क्या होता है, विलायक होता है। इसके बाद मोलरता किसी विलयन में 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है। यहाँ पर मोललता जो होती है प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक ले रहे हैं और यहाँ 1 लीटर क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, माने विलेय और विलायक को मिला के कुल मिला के कितना होना चाहिए, 1 लीटर। यहाँ अकेले विलायक कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए। तो इसमें भी मोलों की संख्या है, इसमें भी मोलों की संख्या है। और यदि आप ये अंतर देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से आपको परिभाषा भी समझ में आ जाना चाहिए। जब सिर्फ पूछे कि मोलरता क्या है तब ये सारी चीज़ लिख लो, मोललता क्या है तो ये सारी चीज़, ये परिभाषा लिख सकते हैं। तो मोलरता क्या है, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या है। और मोललता क्या है, विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या होती है। मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता, विलायक से नहीं, हम पूरा हमको विलयन से मतलब होता है। मोलरता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं होता, उसमें विलयन के आयतन से लेना देना नहीं, यहाँ विलायक के भार से कोई लेना देना नहीं है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से अंतर है, ये 4 अंतर है। परीक्षा में जैसा है 2 नंबर का है तो 2 अंतर लिखना है, लेकिन परिभाषा मस्ट है, परिभाषा आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर दूसरा अंतर कुछ भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि विलेय का आयन या संगुणन होता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्रमशः अधिक या कम हो जाते हैं। तो या तो उनका आयनन हो जाए, मतलब वो आयनों में टूट जाए, वियोजन हो जाए, या फिर वो सभी मिल जाए 2 अणु तो संगुणन हो जाए, तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर पूछा है कि विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो वो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इतना भर भी आप लिख सकते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पर राउल्ट का नियम क्या है। तो चलिए यहाँ देखते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र से हम बता सकते हैं कि ये क्या है। ये जो है ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये जो P0A माइनस PA लिखा है और बटे में P0A बराबर XB लिखा है, तो ये XB है विलेय का मोल प्रभाज। यदि अवाष्पशील विलेय मिलाएं तब की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है राउल्ट का नियम क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यहाँ पर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो सीधे सीधे स्थिर ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि सूत्र में क्या है, तो जो P0A है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PA है वो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है, और जो XB है ये विलेय का मोल प्रभाज है। इस तरह से आप राउल्ट का नियम भी लिख दीजिए, उसका सूत्र भी लिख दीजिए, और सूत्र में जो ये संकेत आते हैं उन सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 95.6% का यदि हम अल्कोहल मिला दें और 4.4% जल मिला दें तो एक स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है जो 78.13 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जनरली जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन उसमें यदि हम इतना % अल्कोहल मिला के बना दें तो उन दोनों का जो क्वथनांक होता है एक समान हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी